हेलो दोस्तों। 12 अगस्त के करंट अफेयर्स एट वन प्लेस प्रोग्राम में मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रोग्राम आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूपीएससी 2027-28 को टारगेट करते हुए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन साथ के साथ एक चीज और भी रहती है कि इसमें स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम्स के छात्र भी इस क्लास का पूरा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने अब इस क्लास को उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जिसमें मैं बेहतरीन तरीके से लास्ट में इनके सभी वन लाइनर रिवीजन क्वेश्चन आप लोगों को मैं देता हूं, तो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये क्लास किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, प्राइम टारगेट हमारे यूपीएससी के लिए है। यानी कि यूपीएससी के साथ कोई समझौता नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं और चाहते हैं कि एक जगह पर सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाए, तो इस क्लास को आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। ओके, तो चलिए आज के 12 अगस्त के इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज की इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सी है। जैसे जीएस पेपर वन में है, कला संस्कृति समाज ज्योग्राफी को लेकर के अगर कोई है, तो फुलकारी है, थोटी जनजाति है, तमिल थाई वास्तु है, उसको लेकर के है। या जीएस पेपर टू ई समुद्र प्लेटफॉर्म राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र में एवियन डिप्लोमेसी है, या क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कंसेप्ट है, या जीएस पेपर थ्री उजनी जलाशय मिथुन में खुरपका रोग प्लांट मॉलिकुलर फार्मिंग गिद्ध संरक्षण प्राइवेट एवरेस्ट इंजन U23 चेसिंग फेसिंग चैंपियनशिप। इस तरह के कई सारे मैंने बेहतरीन टॉपिक आप लोगों को कंपाइल करके दिए हैं, और ये सभी टॉपिक आप किसी एक सोर्स से नहीं है। इसमें पीआईबी भी है, डेक्कन हेराल्ड भी है, पाइनियर भी है, पीआईबी भी है, और आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इस सभी जगह से मैं कंपाइल करके अपने से छांट करके इनको मैं तैयार करता हूं, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। बस आप लोगों को एक काम करना है, इस क्लास को साथ के साथ नोट करते चलिए, तभी आपका बेहतर होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सर की पीपीटी आ जाएगी, उसमें से नोट कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, कान में लगा कर के सुनने में और लिखने में बहुत फ़र्क होता है। एक बार सुन लोगे तो समझ लो कि इसकी 50% से ज़्यादा चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड की तरफ चली जाती हैं, और बाद में उसको लिखोगे तो समझ लीजिए कि उसका 60, 70, 80% चीज़ें याद हो जाती हैं। दोनों काम करोगे आपके लिए बेहतर है। नहीं तो भैया पीपीटी ले लीजिए, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो पीपीटी आज अरे कल कर लेंगे, फिर परसों कर लेंगे, फिर ढेर इकट्ठा होता चला जाएगा मैगज़ीन्स और बुक्स की तरह। फिर लास्ट में रिवीज़न नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि साथ के साथ सुनिए, साथ के साथ नोट करिए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अपने नोट्स लास्ट में रिवीज़न के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और इस क्लास की पीपीटी के लिए आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसको दोनों को स्कैन कीजिए, दोनों को ज्वाइन कीजिए, और क्लास का सबसे बेहतरीन कंटेंट उठाते रहिए। आज सबसे पहले टॉपिक है फुलकारी कला विरासत और उसकी चुनौतियां। अब फुलकारी कला है कहाँ की? तो ध्यान रखना, पंजाब के फुलकारी कारीगरों को जीआई टैग के बावजूद सबसे सस्ते मशीन निर्मित उत्पादों के कारण आर्थिक संकट उठाना पड़ रहा है। यानी कि फुलकारी की जो कला है, ये कपड़े की बुनाई की, ये सोचिएगा, वहां की स्थानीय परंपरा है। इसको जीआई टैग है, लेकिन इसे सस्ते मशीन निर्मित उत्पादों ने इसको कला को पूरी तरीके से बर्बाद करने की स्थिति में खड़ा कर दिया, इसलिए चर्चा में आया। फुलकारी का मतलब होता है फूलों का काम, फ्लावर क्राफ्टिंग, जो पंजाब की सांस्कृतिक पहचान है। इससे खद्दर के या सूती कपड़े के उल्टी तरफ से रेशम के धागे से कढ़ाई की जाती है, जो 2010 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इसके संयुक्त टैग मिला था, तीनों को एक साथ। इसमें कोई पहले से छपा हुआ डिजाइन नहीं होता। कोई डिजाइन नहीं होता, बस परंपरा है उसकी। ये है इसका कंसेप्ट। तो आपके हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है। यह मूलतः महिलाओं के द्वारा संचालित तकनीक है। इसमें बाग है, सीसा बाग है, घूंघट बाग है, चोप है, इसके विभिन्न प्रकार के रूप हैं। हो सकता है कि यही आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसके कौन-कौन से प्रकार हैं फुलकारी कला के? या बाग, सीसा बाग, घूंघट बाग, या इनमें से कोई भी चीज़ किससे संबंधित है? जब ये पूछा जाएगा ना कला संस्कृति में, आप लोग हिल जाओगे, जैसे यूपीएससी गहराई में जाकर के अब पूछने लगा है। अब ये नहीं पूछता कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ, अमरकोट में। अब ये भी नहीं पूछता कि अकबर ने आगरा का किला किसने बनवाया। ये सब जमाने गए। अब वो बात करता है इसके अंदर की कला संस्कृति की गहराई और बारीकियों की, और वो बारीकियां बेटा ध्यान रखिएगा पेड क्लास के अंदर नहीं होती हैं। ये यूट्यूब पर मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको आप करते जाइएगा।
जीआई टैग की विफलता है जागरूकता की कमी और नकली उत्पादों पर रोक न होने से कारीगरों को नुकसान हो रहा है। सांस्कृतिक पहलू यह ऐतिहासिक रूप से कोई भी पंजाबी विवाह फुलकारी के बिना अधूरा माना जाता है। ठीक है ना? जीआई टैग का उद्देश्य ही होता है कि यह सभी सफल होता है जब सरकारी समर्थन और बाजार में नकली उत्पादों पर सख्ती रोक हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो समस्या आएगी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा टॉपिक है उजनी जलाशय संकट। अब ये है कहां पर और क्या संकट है? तो पहला हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उजनी जलाशय कहां है? तो महाराष्ट्र के उजनी डैम में आक्रामक विदेशी मछलियों के कारण स्थानीय जैव विविधता नष्ट हो रही है। यानी कि विदेशी मछलियां यहां पर पाई गई हैं। ये रही एक विदेशी मछलियां उजनी जलाशय में, जिससे वहां की अपनी परंपरागत प्रजाति जो है वो आ गई। उजनी डैम किस पर बना हुआ है? भीमा नदी पर बना हुआ एक महत्वपूर्ण वेटलैंड है। यह सकरमाउथ कैटफिश, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सकरमाउथ कैटफिश जैसी विदेशी प्रजातियों का यहां पर कब्जा हो गया है। अब विदेशी मछलियां कुल पकड़ का 97% है और देसी मछलियां मात्र 3% बची हैं इस जलाशय में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने देसी मछलियों को वापस लाने के लिए बड़ा सफाई अभियान चलाया है, इसलिए यह चर्चा में आया है। ये रही आपकी सकरमाउथ फिश, ये समझ लेना, विदेशी प्रजाति है, देसी परंपरा खत्म हो गई। सकरमाउथ कैटफिश ये नदी के किनारों को काटती है और देसी मछलियों के अंडे खा जाती है। सबसे बड़ी चीज ये है। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी कैटफिश भी होती है, यह प्रदूषण में भी जीवित रहती है। भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित है ये होना ही नहीं चाहिए। तिलापिया, ये तेज विपणन क्षमता के कारण स्थानीय मछलियों को ही का ही भोजन छीन लेती है। ये रही। अब पर्यावरण पहलू है कि ये प्रजातियां वैश्विक जैव विविधता को नुकसान का प्रमुख कारण बन चुकी हैं, क्योंकि वहां की स्थानीय प्रजातियों को खत्म कर रही हैं। अब बात दिमाग में आ रही होगी कि सर ये पहुंचती कैसे हैं? कोई ना कोई लेके तो आता ही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते ही हैं, फिर उनको पाल लिया जाता है, या उनके अंडे आ गए या उनके बीज आ गए किसी ना किसी तरीके से। आप जानते तो हो ही। तो कई सारे कारण हो सकते हैं इसके, ये समझ लीजिएगा इनका। तो ये सकरमाउथ, अफ्रीकन तिलापिया, ये सब हैं। ये नेटिव एल्गी है, ये रिवर स्पेस में रहती है, ये नेटिव फिश एक्स से पनपती है ये रही आपके कंसेप्ट। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, थोटी जनजाति को लेकर के। ये भी चर्चा में आया कि थोटी जनजाति, यस, इस पर संकट आ चुका है। ये है कहां की? तो पहली चॉइस तो यह ध्यान रखना, थोटी जनजाति है तेलंगाना की। पीबीटीजी है, वही वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है ना, प्रिमिटिव। तेजी से घटती आबादी और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यह विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। थोटी समुदाय की आबादी के लोग मात्र 4811 लोग बचे हुए हैं। तेलंगाना का सबसे छोटा थोटी समजाति का लोग है, सबसे समुदाय है। यह पारंपरिक रूप से गोंड राजाओं के कथावाचक और टैटू कलाकार रहे हैं। ये उनके कथाएं सुनाया करते थे और उनके टैटू बनाया करते थे। ध्यान रखना ये रहे। आधुनिकता के कारण इनका पारंपरिक रोजगार छिन गया है और साथ के साथ सर्वोत्तर विवाह के कारण इनमें आनुवंशिक बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जेनेटिक डिजीज, जिसकी वजह से इनकी परंपरा खत्म हो रही है, क्योंकि सर्वोत्तर में ही विवाह करेंगे, जबकि सर्वोत्तर में विवाह की परंपरा जनरली नहीं होती है इस वजह से। तो कमजोर जनजातियों को पीबीटीजी के संदर्भ में इसको ध्यान रखना। सरकार ने एक योजना बनाई है जिसको हम कहते हैं पीएम जनमन योजना। कौन सी? पीएम जनमन योजना, ये रही। ये पीबीटीजी और विलुप्त होती प्रजातियों और उसकी संस्कृति के संरक्षण के लिए ही बनाई गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा पीएम जनमन योजना का संबंध किससे है। अब की पॉइंट क्या है? मैं पीबीटीजी पर एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं कि भारत में केवल 75 पीबीटीजी रह गए हैं। यह कृषि पूर्व तकनीक, घटती आबादी, कम साक्षरता, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था पर जुड़े हुए। मौखिक भाषा क्या है? अब इसकी क्या है? इनकी गौटी भाषा केवल बोली जाती है, इनकी अपनी कोई लिपि नहीं होती, जो जिसकी वजह से ये विलुप्त होने के कगार पर है। टैटू कला, थोटी महिलाएं गोंड महिलाओं के लिए पारंपरिक टैटू बनाने में निपुण थी। गोंड जनजाति की महिलाओं के लिए ये टैटू बनाया करती थी। संवैधानिक पहलू यह है कि पीबीटीजी के उत्थान के लिए सरकार ने पीएम जनमन योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत में ऐसी 75 जनजातियां रह गई हैं सिर्फ पीबीटीजी, जिन पर मैं ऑलरेडी कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। इसीलिए मेरी क्लास अगर लगातार आप करते रहेंगे
तो डेफिनेट सी बात है कि बहुत सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी, आपको ऐसे क्वेश्चन याद हो जाएंगे सुन सुन करके, जो आप कभी पढ़ नहीं सकते, या कह सकते बार बार घर पर रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन सुन के ही याद हो जाएंगे। बात समझ गए नहीं? चलिए, अब एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, जो आपके गवर्नेंस और लगता है टेक्नोलॉजी से, लेकिन ऐसा नहीं है। यह है ई समुद्र प्लेटफॉर्म। यह ई समुद्र प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? जहाजरानी मंत्रालय ने समुद्री नाविकों के कल्याण और प्रशासनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए ई समुद्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह ई समुद्र पोर्टल किसके लिए? जो समुद्री नाविक होते हैं उनके वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए। क्लियर? भारत दुनिया में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द सेलर्स। ये पॉइंट है, नोट कर लीजिए इनको, सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर। यह प्लेटफॉर्म उन सभी प्रमाण पत्रों को एक सिंगल विंडो पर लगा लाता है, यानी एक ही जगह से आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन से लेकर के ज्वाइनिंग से लेकर के सारी चीजें एक ही जगह पर सॉल्व हो जाएंगी। इसके साथ ही सरकार ने ई नाविक 24 आवर्स 7 डेज का एक शिकायत निवारण पत्र और डीसी डिजिटल रोजगार समझौता भी लॉन्च किया हुआ है। ये रहा ई नाविक और ई डीसी, डीसी, ठीक है ना, डिजिटल सी वाला, रोजगार वाला। यह पहल मैरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 का एक हिस्सा है, यानी कि 2047 तक भारत को विकसित दास देश बनाने के चरम में हम लोग मूव कर रहे हैं, उसका ही एक हिस्सा माना जाता है। तो बताइए कि ये सभी टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने आप लोगों का टॉपिक के की पॉइंट मैंने रखे हैं, जिससे कि आप लोग उतना तैयार करें। और सबसे बड़ी चीज की है कि मैंने आपके कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने का प्लान बनाया है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसी पे हम सब जितना ज्यादा समय दे देंगे तो फिर हम आगे करेंगे क्या। लेकिन बस एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट यही है कि भैया सुन लीजिए, ढंग से पूरा वीडियो कान में लगा के सुनिए या चला के छोड़ दिए, सुनते जाइए। और जब भी समय मिले इनके पीपीटी के थ्रू या जैसे भी हो, इनको नोट कर लीजिएगा। और हाँ, इसकी सारी चीज़ों के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, और साथ के साथ इस यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक के लिए तो मैं मना करूँगा ही नहीं। भई आप लाइक तो नहीं ही करोगे, मुझे पता है। लाइक करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितने करोड़ रुपए आपसे माँग लिए हैं। भैया आपकी मर्ज़ी है, करना या ना करना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। अब इस सिंगल विंडो का कांसेप्ट क्या है? यह नाविकों के लिए प्रमाण पत्र मिलने की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बना देता है। ई नाविक यह वेतन विवाद और जहाज पर फंसे लोगों की शिकायत के लिए है। डीसी क्या है? सुरक्षित रोजगार के लिए, नाविक और एजेंसियों के बीच डिजिटल अनुबंध पर धोखाधड़ी रोकने के लिए है। तो तीनों याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों में अंतर क्या है। और इसका गवर्नेंस का जो एंगल है, मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 के तहत नाविकों को प्रमुख कार्यकर्ता का वैधानिक दर्जा मिला हुआ है, की वर्कर्स, ये दर्जा मिला हुआ है। तो ई समुद्र ई गवर्नेंस का उत्कृष्ट मॉडल है, जो पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को सुनिश्चित करता है। ये रहा ई समुद्र पेपरलेस सीओसी है, ई नाविक है, डीसी है, ये तीनों इसी से कनेक्ट हो गए एक तरीके से एक साथ। ओके, क्लियर हो गया? ये सारी चीजें इसमें हैं। अब एक इसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट का टॉपिक और है, मिथुन। मिथुन जनरली हमारे वो एक्टर कलाकार नहीं, बल्कि मिथुन एक गाय भैंस की प्रजाति ही है, उसको भी मिथुन कहा जाता है। ये रही। और उसके खुरपका मुंहपका एक डिजीज होती है, फुट एंड माउथ रोग होता है जानवरों का, जिसमें उनके इन्फेक्शन हो जाता है और वो ठीक नहीं होता, तो वो उनकी डेथ भी हो जाती है। और ये काफी बड़ी स्तर पर हुई है। और ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में खुरपका मुंहपका रोग, फुट एंड माउथ, ये रहा डिजीज के प्रकोप से 200 से अधिक मिथुन की मौत हो गई है। मिथुन कहते हैं माउंटेन कैटल, चौपाई जानवर, माउंटेन पहाड़ों पर रहने वाले, जिनमें जंगली गौर का अर्धपालतू रूप है। ये अर्धपालतू रूप, जंगली गौर यानी जंगली भैंसा टाइप का होता है, उसी तरह का होता है। भारत की 80% मिथुन आबादी अकेले अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग ना समझ पाते हो।
फुट एंड माउथ डिजीज जो है संक्रामक वायरल बीमारी है जो जानवरों के खुरों और मुंह में छाले कर देती है और वो आसानी से ठीक नहीं हो पाती। वायरल है। खुले जंगलों में चरने के कारण इनका टीकाकरण मुश्किल हो जाता है। वैक्सीनाइजेशन है नहीं। उच्च ऊंचाई वाले इकोसिस्टम में पशुधन रोग के समस्या के की समस्या आपकी इसकी जुड़ी हुई है। पारिस्थितिकी भूमिका, ये जंगलों में बीजों के फैलाव और झाड़ियों की सफाई करते हैं। बहुत अच्छी बात है, खाते पीते हैं, साफ सफाई भी करते हैं। ये आदिवासी समुदायों जैसे न्यासी समुदाय जिसकी मैंने कल चर्चा भी की थी, में ये शांति और समृद्धि का प्रतीक है। फूड एनिमल 2023 में एफएसएसएआई ने इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए फूड एनिमल घोषित किया था। व्यावसायिक उपयोग के लिए फूड एनिमल, तो भाई इसको पाल सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्यावरणीय पहलू, फूड एंड माउथ डिजीज वायरस तेजी से फैलता है जिससे दुग्ध उत्पादन कार्य क्षमता इनकी नष्ट हो जाती है। मिथुन पूर्वोत्तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इन्हें बचाने के लिए विशेष वन आधारित टीकाकरण की आवश्यकता है। तो सोचिए ये आपका ये है एप्थोवायरस, ये रहा। ये पानी के ड्रॉपलेट्स यानी कि हवा के थ्रू ड्रॉपलेट्स के थ्रू आ सकता है। एक कैटल से दूसरे कैटल में आ सकता है अगर उनके साथ जमीन पर या खाने पीने की चारे वारे की चीजें साझा कर ली जाए तो, या फिर आपकी ऊपर से बारिश होती है उसके तरह भी आ सकता है। ये इसके मुंह और पैरों में ये बीमारी फैलती है। ये रहे। और इसकी वजह से वहां के लोगों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाती है जो इन पर डिपेंड होते हैं। अब एक साइंस टेक का टॉपिक है प्लांट मॉलिक्यूलर फायरिंग फार्मिंग, साइंस एंड टेक लोग का। अभी कंडीशन क्या है कि वैज्ञानिकों ने जीन गन तकनीक का उपयोग करके पौधों में जानवरों का प्रोटीन मायोग्लोबिन पैदा करने में सफलता प्राप्त की है। इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रोटीन? मायोग्लोबिन। कहां पर? पौधों में जानवरों का प्रोटीन। जीन गन के माध्यम से यानी कि एक तरीके से बंदूक के माध्यम से, ये रही, इसके माध्यम से उन्होंने पौधों में जानवरों का प्रोटीन डाल दिया। मायोग्लोबिन वह प्रोटीन है जो मांस को लाल रंग और स्वाद देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह प्रयोग प्लांट मॉलिक्यूलर फार्मिंग का एक हिस्सा है। यस। भविष्य में जानवरों को मारे बिना पौधों से ही असली मांस उगाया जा सकता है, यह संभावना व्यक्त करता है कि हमको अगर नॉनवेज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो हमको जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं है, हम पौधों से ही प्राप्त कर सकते हैं। यह पशुपालन की तुलना में बहुत कम जमीन और पानी यूज करता है। ये रहा। तो ये हीलियम गैस का चैम्बर है जिसमें प्रेशर पड़ता है और ये स्टॉपिंग स्क्रीन है जिसके माध्यम से उजाला जाता है। ये प्लांट है और ये आपके इस तरह से जो डाले जा रहे हैं छोटे छोटे ये रहे डीएनए कोटेड गोल्ड माइक्रो कैरियर्स, ये इनके माध्यम से आपके मायोग्लोबिन प्रोटीन इसके अंदर ट्रांसफर होती है। ये रही। इसीलिए विजुअल जो प्रेजेंटेशन है जो मैं हाथ से आपको बता नहीं सकता था, इसीलिए मैंने विजुअल प्रेजेंटेशन का कंसेप्ट मैंने आपके साथ में रखा है कि इसको भाई देख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया तरीके से। काश इस तरह की चीजें हम लोगों के टाइम पे होती हैं यार, तो पहले दूसरे अटेम्प्ट में हम लोग अच्छी रैंक मार गए होते। हालांकि पहले अटेम्प्ट में मैंने भी प्री क्वालिफाई कर लिया था, दूसरे अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, हार्ड लक के नहीं हुआ, तो उस समय किताबों के माध्यम से ये सब करना पड़ा, न्यूज़पेपर के माध्यम से करना पड़ा और इस तरह की सुविधा देने वाला कोई उस समय था नहीं। अगर उस सोचिएगा इस तरह की फैसिलिटी होती तो मजे ही आ जाते यार। अब आपको मिल रही है तो आप लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे। ऐसा लग रहा है कि बस ठीक है भाई, हम ऐसे टीचरों से पढ़ना पसंद करते हैं जो गप्पे सुनाएं, जोक सुनाएं, द्व्यर्थी संवाद सुनाएं, वल्गैरिटी दिखाएं, ठीक है ना, नेताओं की हंसी उड़ाएं, अभिनेताओं की हंसी उड़ाएं, जिसमें मजा आए। बेटा यूपीएससी मजे करने के लिए नहीं है। यूपीएससी एक सीरियस टॉक है। बात समझना, सीरियस टास्क है जिससे आपका पूरा परिवार और आपका पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है। इसमें जरा सी भी लापरवाही आपके लिए खतरनाक है। बाकी आपकी मर्जी है, भाई जो करना चाहो सो करिए। जीनगन तकनीक और क्लोरोप्लास्ट इंजीनियरिंग। जीनगन सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों पर डीएनए लपेटकर पौधों की कोशिकाओं में तेज गति से डाला जाता है। जीन गन, जीन्स के थ्रू। क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? विदेशी जीन को, विदेशी मतलब विदेशों से मंगाया गया नहीं, बाहर के जीन को नाभिक की बजाय क्लोरोप्लास्ट में डाला जाता है। ये रहा। हम न्यूक्लियर कोशिका के न्यूक्लियस में नहीं डालते, बल्कि हम सीधे क्लोरोप्लास्ट में डालते हैं।
क्लोरोप्लास्ट में एक साथ हजारों प्रोटीन प्रतियां पैदा करने की क्षमता होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही भोजन बनाता है, सारी चीजें करता है। तो वहीं से बहुत सारी इसकी प्रतियां बन जाती हैं, यानी इसकी रेप्लिका बन जाती हैं। दैट्स वाई। और एनवायरमेंटल एंगल क्या है? यह तकनीक जीन को हवा के जरिए फैलने से रोकती है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। सीधा सीधा उसके अंदर डालना है, कहीं हवा में नहीं डालना, हमको स्प्रे नहीं करना, कुछ नहीं करना। जीनगन तकनीक पौधों को प्रोटीन फैक्ट्री में बदलकर भविष्य में खाद्य आपूर्ति के लिए एक क्रांतिकारी विकल्प दे सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में इसको नोट कर लिए। हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी पूछ लिया जाए जीनगन क्या होती है, जीनगन क्या होती है। ये रहे। तो ये न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और यह क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों को आप समझ लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। एक है तमिल थाई बुजू। अब तमिल है तो तमिलनाडु का होगा। अभी तमिलनाडु विधानसभा ने सभी सरकारी समारोहों की शुरुआत में राजकीय गीत तमिल थाई वास्तु, ये ध्यान रखना, को गाना अनिवार्य कर दिया है। और इस पर मैंने एक वीडियो मैंने आपको बनाया है, उसको जरूर देखिएगा। वंदे मातरम अधिनियम को लेकर के कानून बन गया है, लेकिन क्या कानून बना करके जबरदस्ती सम्मान हासिल किया जा सकता है, या राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हमारे दिल से, अंदर से आना चाहिए, या कानून के द्वारा उसको जबरदस्ती लागू किया जा सकता है? अब सोचिएगा, 50-52 सेकंड नेशनल एंथम, 3 मिनट से ज्यादा आपका नेशनल सॉन्ग, और फिर यह आपका स्टेट सॉन्ग। अगर किसी समारोह से पहले 6 मिनट आपको खड़ा करवाए हर बार, तो 6 मिनट 50 सेकंड खड़े होने में तो हम लोगों को सोचना पड़ता था, लेकिन नेशनल एंथम था, ओके। लेकिन अगर 6 मिनट खड़ा होना पड़े तो, वो भी कानून की वजह से, तब तब उसमें मैंने बहुत सारे एंगल मैंने डिस्कस किए हैं। आपका केस भी मैंने उसमें डिस्कस किया है, सुप्रीम कोर्ट का केस भी डिस्कस किया है, और अन्य चीजें भी मैंने डिस्कस की हैं। इसलिए उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। उस वीडियो को पूरा देखिए, उसके एंगल को देखिएगा, उसके केस को देखिएगा, यूपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी देखिएगा। ओके, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका। ऐसे ही नहीं, मैं हल्के फुल्के बिना सर पैर के क्वेश्चन टॉपिक नहीं बनाता बेटा। तो ये अनिवार्य कर दिया है तमिल थाई वास्तु। ये रहा, कि ये रहा। अब इसका मतलब तीन तो होंगे ही होंगे, नेशनल एंथम होगा ही होगा, नेशनल सॉन्ग होगा ही होगा, अब तीसरा ये होगा। यह गीत तमिल माता की स्तुति है। 1891 में पी सुंदरम पिल्लई द्वारा रचित नाटक मनोनमनियम से लिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2021 में सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से राज्य गीत घोषित किया था। 55 सेकंड के इस गीत को गाते समय सावधान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है। ये रहा। अब उसी तरह से नेशनल एंथम है, फिर आपका नेशनल सॉन्ग भी होगा, तो खड़े रहिए ऐसे। बताइए, ये भावना, बस आपको सोचना है कि ये भावना दिल से आनी चाहिए या कानून के डर की वजह से। बस मैंने इसी एंगल को डिस्कस किया है। बाकी मैं इन सब चीजों के विरोध, बिल्कुल विरोध में नहीं हूं। ये अच्छा है कि हमारे प्रतीक हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और हम करते हैं। ओके, तो ये रहा। तो ये भाषाई पहचान, लिंग्विस्टिक क्लैरिटी और तहत राज्यों की सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है। 1891 में ये मनोनमनियम पी सुंदरम पिल्लई ने लिखा था। पहली बार 1917 में इसका इनोगेशन हुआ। तमिल बिकम द इंडिया फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज। 2004 में तमिल जो है अपनी पहली सांस्कृतिक भाषा डिसाइड की गई, क्लासिकल लैंग्वेज। और ये 2021 में ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्टेट सॉन्ग। ये रहा, 55 सेकंड का है। संवैधानिक पहलू क्या है? अनुच्छेद 29 एक नागरिकों को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का मौलिक अधिकार देता है। बिल्कुल सही है। 345 कहता है राज्यों की अपनी आधिकारिक भाषा को चुनने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। शास्त्रीय भाषा तमिल 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा बनी थी। ये सब पॉइंट, एक एक पॉइंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है। पॉलिटी का एंगल क्या है कि राज्य सरकारें कार्यकारी आदेशों द्वारा अपने राज्य गीत या प्रतीक तय कर सकती है, ये उनका अपना अधिकार है। ठीक है ना? तो ये रहा आपका कंसेप्ट। ओके, क्लियर? चलिए, गिद्ध संरक्षण पर मैं ऑलरेडी कल आपको मैंने डिस्कस किया था।
उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अभी हाल ही में एक और भी चीज है जो आपको याद रखना चाहिए। श्री राम देवरा बेटा गिद्ध अभयारण्य में इसके इलाज के बाद एक अति संकटापन्न भारतीय गिद्ध को जंगल में छोड़ा गया। बस आपको ये याद रखना है कि ये रहा कहां पर है, कर्नाटक में, राम देवरा बेटा गिद्ध अभयारण्य, वल्चर। ये रहा गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी हैं जो बीमारियां फैलने से रोकते हैं। रामनगर स्थित यह अभयारण्य भारत का पहला समर्पित गिद्ध अभयारण्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको बताया था। भारतीय गिद्ध चट्टानों पर अपना घोंसला बनाने वाली प्रजाति है और आईयूसीएन की सूची में अति संकटापन्न है। बाकी मैंने इसके बारे में बताया था कि कितने सारे गिद्धों को फिर से री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, व्हाइट विल्ड से लेकर के तमाम तरह के गिद्धों के बारे में मैंने चर्चा की थी। ओके, ध्यान रखिएगा। अब एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मोर, एवियन डिप्लोमेसी। अभी तक तो हम गिफ्ट देते थे, गिफ्ट लेते थे, लेकिन अभी हमने भारतीय मोरों को गिफ्ट किया है। यस, भारत ने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को 5 युवा भारतीय मोर उपहार में दिए हैं। इंडियन पीफॉल कहते हैं इनको, पीकॉक को पीफॉल कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। 5 दिए हैं। यह कूटनीतिक पहल 45 साल पुरानी परंपरा को ताजा करती है। सबसे पहले 1981 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने भी यहां मोर भेंट किए थे। जिनेवा के एरियाना पार्क में मूल मालिक की वसीयत थी कि यहां मोर खुले में घूमने चाहिए। ये रही जो एरियाना पार्क है, जो इसके मूल मालिक हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि यहां मोर घूमने चाहिए। अब इसमें कंडीशन ये है कि भाई इसमें जो दिया गया है, उनमें जो पांच पांच जो दिए गए हैं, उनमें 4 नीले और एक सफेद मोर यूएन की आधिकारिक रंगों का प्रतीक है और वही आपको दिए गए हैं। ये रहे 1 2 3 4 और एक सफेद मोर भी दिया गया है। ये रहा, बिल्कुल, ये हमारी सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। एवियन डिप्लोमेसी, चीन की जैसे चीन की पांडा डिप्लोमेसी है, वो पांडा गिफ्ट करता है, इसी तरह अपने मोर डिप्लोमेसी भारत की शांति और सांस्कृतिक छवि को मजबूत करता है। ये एवियन डिप्लोमेसी। भारतीय मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में शामिल है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये रहे व्हाइट मोर, ये रहे पिगमेंट लॉस फेदर्स ओनली। ये जो है कि इसमें केवल फेदर में ही इसका पिगमेंट चले गए जो कलर बनाते हैं इस वाले में। ये है ल्यूसिज्म, व्हाइट पीकॉक। एक है एल्विनिज्म, इसकी आंखों कंप्लीट लैक ऑफ मेलानिन, आंखों से लेकर के चोंच से लेकर के पूरे शरीर में मेलानिन ही नहीं है। 2 तरह के होते हैं, एक एल्बिनिज्म और एक ल्यूसिज्म। ये रहे, ठीक है ना? तो सफेद मोर ये एल्बिनो नहीं है, यानी कि हमने जो दिया है वो पूरी तरह एल्बिनो नहीं है, ये वाला नहीं है, बल्कि लूसिज्म है। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण सफेद होता है, यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये सफेद हो जाता है। अंदर उसके आपका मेलानिन है जो कलर पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से आंखों पर चोंच के अंदर पिगमेंट रहता है, लेकिन केवल पंखों पर नहीं होता। बस ये ध्यान रखना। लूसिज्म में पंखों का रंग खत्म हो जाता है पर आंखें काली रहती हैं, जबकि एल्बिनो में आंखें भी लाल होती हैं क्योंकि उसका रंग ही नहीं होता कोई। लाल आंखें यानी कि मेलानिन है ही नहीं, मांसपेशियों का रंग है वो अंदर का। ये कंसेप्ट दोनों ध्यान याद रखिएगा, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। और एक और टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। भारत का पहला प्राइवेट एवरेस्ट इंजन, स्पेस स्टार्टअप एरो एस्ट्रोबेस, ये रहा, ने भारत का पहला प्राइवेट एवरेस्ट रॉकेट इंजन पेश किया है, जो एफएफएससी तकनीक पर आधारित है। यानी कि प्राइवेट कंपनी ने बनाया है ये रॉकेट इंजन, प्राइवेट कंपनी ने। ओके, तो ध्यान रखना कौन सी है, स्पेस स्टार्टअप है एस्ट्रोबेस। इस तकनीक को हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। यह इंजन तरल ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन और तरल मीथेन पर काम करता है। इस इंजन से 80 टन का थ्रस्ट पैदा करता है और इन स्पेस ने के टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड के द्वारा सपोर्ट किया गया है। ये भारत के इन स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार जो फंड है उसके माध्यम से, कि भाई ये इस नई स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए फंड सपोर्ट करता है, ये ध्यान रखना। और एफएफएससी टेक्नोलॉजी साइकिल क्या है, 100% ईंधन और ऑक्सीडाइजर मुख्य कक्ष में जाने से पहले टर्बो पंप से गुजरते हैं। ये मुख्य कक्ष में तब जाएंगे, पहले ये टर्बो पंप में गुजरेंगे इस तरीके से और उसके बाद जाएंगे। ये होता है ओपन साइकिल,
जिसमें एक साथ ये दोनों रहते हैं। यहाँ पर ये अलग से गुजरेंगे, गुजर के फिर जाएँगे ये। 100% फ्लो, ज़ीरो प्रोपेलेंट वेस्ट, यानी कि इसमें प्रोपेलेंट वेस्ट नहीं होगा। इससे कोई गैस बाहर नहीं फेंकी जाती, जिससे रॉकेट की क्षमता अधिकतम हो जाती है। मीथेन का फायदा यह है कि यह कालिक नहीं छोड़ता, जिससे इंजन को बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है, रीयूजेबल हो सकता है। स्पेस पॉलिसी, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के तहत इसे व्यावसायिक उड़ानें अब निजी क्षेत्र संभालेंगे। यानी कि हमारी अब जो जितने भी प्रोफेशनल हमारी लॉन्चिंग होगी, धीरे-धीरे हमारा कांसेप्ट ये होगा कि हमारे प्राइवेट सेक्टर इसको संभाले। जैसे अमेरिका में नासा ने किया है, अमेरिका में किया गया है। समझ गए ना? उसी तरीके से हम भी इसी तरफ जा रहे हैं। तो ये है आपके आज के सभी टॉपिक, और इन सभी टॉपिक्स में एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी डाले हुए हैं, जो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1-2 टॉपिक हैं जो मैंने इसमें आपको डिस्कस नहीं किए, जानबूझ करके नहीं किए, जिससे कि आपको इसकी पीपीटी आपको मिल जाए, और पीपीटी मिल करके ही तभी रिवीजन करोगे। जैसे मैंने फुलकारी डिस्कस किया, ओके, मैंने उजानी रिजर्वायर डिस्कस किया, थोटी ट्रैप भी किया, ई समुद्र प्लेटफॉर्म भी किया है, फुट एंड माउथ डिजीज भी किया है, प्लांट बेस्ड माइक्रोग्लोबिन जीन गन भी डिस्कस किया है, तमिल विस्तु किया है, इंडियन वल्चर वाला किया है, रामत बेटा वाला, इंडियन पीकॉक वाला भी किया है, एवरेस्ट रॉकेट इंजन भी किया है। ये मैंने सब डिस्कस किए हैं। लेकिन एक 2023 का कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप ये मैंने नहीं की, और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये भी नहीं है। ये केवल यहीं पर है। अब आप सोचिएगा, आप क्लास नहीं करना मत करिए, ये यहीं पर मिलेंगे। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, और इसको वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। कैसा रहा सरप्राइज? बढ़िया है ना? लेकिन पूरा सुनिए और उसके बाद इसको नोट भी करिए। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। बाकी फिर कल मिलते हैं। लेकिन मैंने जो एक वीडियो मैंने आपको कहा था, उसको देखिएगा जरूर। क्या कानून से सम्मान प्राप्त किया जा सकता है?